Students, myself Sachin Tiwari, your chemistry teacher. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये 6th वीडियो है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ने पे हमने जो फर्स्ट पार्ट था, अब आज हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इस सेकंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे कि जो एनर्जी का फार्मूला है, उस फार्मूले को हम किस किस तरीके से एप्लीकेबल बना सकते हैं, उसको कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, उसे क्या कंसेप्ट निकलेंगे। हम टाइम पीरियड का फार्मूला निकालेंगे, वेलोसिटी का फार्मूला निकालेंगे, बोर्स का ड्रॉबैक देखेंगे, रिडबर्ग इक्वेशन क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उसका क्या एप्लीकेशन है, इन सब चीज़ों की डिटेल स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द एनर्जी। तो हमने कल सीखा या लास्ट वीडियो में देखा कि जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर है, और इनकी वैल्यूज रखने के बाद हमने फार्मूला पूरा डिराइव कर लिया था, और हमको 3 फार्मूले वैल्यूज और यूनिट के अकॉर्डिंग मिले थे। जनरल इक्वेशन जो एनर्जी का आप यूज़ करते हो वो तो सीधा है कि -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर × 4/n² h²। इस फार्मूले में कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रख दी थी, तो हमें 2.178 × 10⁻18 z² जूल पर एटम, ये हमको वैल्यू मिली थी। इसी को हमने बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्जन कर लिया था, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हमको -13.6 × z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम मिला था। फिर इसी को हमने पर मोल कन्वर्जन किया था, और पर मोल कन्वर्जन करने पर हमें वैल्यू -1312 × z² किलो जूल पर मोल फार्मूला मिला था। अब इन अलग अलग फार्मूले को हम कैसे अप्लाई करें, तो पहला कंसेप्ट तो ये है कि भाई जब एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इक्वेशन यूज करें -13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, और यहाँ पर लेट फॉर हाइड्रोजन एटम अगर लें तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 है, तो E का इक्वेशन -13.6/n²। इस फार्मूले को पहले देख के हमको ये तो क्लियर हो रहा है कि टोटल एनर्जी में माइनस साइन, तो माइनस साइन है अगर, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, तो बोलोगे अगर ये n नंबर ऑफ सेल इनफाइनाइट हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर ये इनफाइनाइट हो जाए तो फिर जाके एनर्जी की वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब आप समझिए कि जो एटम है उसकी एनर्जी 0, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी 0 तब होगी जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट सेल में रिवॉल्व करेगा। सिंस इनफाइनाइट सेल इज हाइपोथेटिकल, तो ये कहना कि एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये भी हाइपोथेटिकली बात हो गई, इसमें कोई बड़ा सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप साइंटिफिकली कह सकते हो कि एटम तभी डिस्ट्रॉय होगा जब उसकी टोटल एनर्जी 0 हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यानी उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो आप बदल सकते हो, लेकिन उसका नष्ट होना संभव नहीं है। और जितने भी सब्सटेंस है उनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एटम है उसकी एनर्जी लगातार घटती जा रही है, यानी वो नेगेटिव साइन से हम इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि एनर्जी का फार्मूला विद द नेगेटिव साइन है, और विद द नेगेटिव साइन है जिससे ये पता चल रहा है कि एटम में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो है लगातार डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर? तो यहाँ तक जबकि बातें जब हमको बनती हैं तो अब हम इसको थोड़ा सा यूटिलाइज करने की कोशिश करें कि इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो पहले तो हम अलग अलग सेल में एनर्जी निकालें और फिर उसको अप्लाई करें। तो इसमें एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा, आप जनरल प्रैक्टिस में भी जानते हो कि न्यूक्लियस के बाद पहली सेल है जिसको के सेल कहते हैं, फिर दूसरी सेल है, फिर तीसरी सेल है एसोन, KLMN एसोन, और हम इसको लोअर सेल कहते हैं, फिर हायर सेल, हायर एंड हाईएस्ट सेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और एज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन increases or it become less negative, यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वैल्यू बढ़ जाएगी, या ये कहो कि मैथमेटिकली वो लेस नेगेटिव हो जाएगी। तो एज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन increases continuously, but
द एनर्जी गैप बिटवीन द टू सेल्स डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को दूर करेंगे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी नंबर ऑफ सेल बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती जा रही है या लेस नेगेटिव हो रही है, लेकिन एनर्जी का गैप लगातार घटता जा रहा है। अब इस कंसेप्ट को अगर मैं वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूं तो चलिए आप एक काम करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है, एज्यूम करके चलते हैं, और ये फर्स्ट सेल है। तो फर्स्ट सेल में E1 या एन का है कि फर्स्ट सेल है, तो इसका E1 बच्चों कितना आएगा, तो आप बोलोगे -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, यानी -13.6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चाहो तो आप जूल में या किलो जूल पर मोल में भी कर सकते हो। अब मैं इसको अगर सेकंड सेल बोलूं कि ये है, तो सेकंड सेल में E2 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, बोले -13.6 अपॉन 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यानी आप देख रहे हो कि लगभग ये वैल्यू में बहुत बड़ा चेंज आया है। तो मैथमेटिकली -13.6 से -3.4 ग्रेटर है, यानी फर्स्ट सेल से ज़्यादा एनर्जी सेकेंड सेल में है। और इनका गैप कितना आएगा, तो बोलोगे हायर एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो E2 की वैल्यू है कितनी, -3.4 13.6, तो इनका डिफरेंस आएगा 10.2 eV। यानी फर्स्ट और सेकंड सेल का एनर्जी गैप जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये सब रटा होना चाहिए, ये नहीं कि आप सॉल्व करो। फर्स्ट सेल की एनर्जी -13.6 है, सेकंड सेल की -3.4 है, गैप जो आ रहा है वो 10.2 eV आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे सेल बढ़ाएंगे एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन गैप लगातार घटेगा। तो अब मैं थर्ड सेल की भी अगर बात करूँ तो आप बोलोगे थर्ड सेल में E3 की वैल्यू आएगी -13.6 अपॉन 9। जब इसको आप सॉल्व करोगे -9 बन जा 9, ये बचेगा 445 95 लगभग 1.51 eV, यानी वैल्यू 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। तो इसका गैप कितना होगा बच्चों, तो डेल्टा E इज इक्वल टू, अब अपन कर रहे हैं E2 माइनस E1, ठीक है, सॉरी E3 माइनस E2, ये दो गैप ला रहे हैं। तो E3 की वैल्यू है -1.51 माइनस 3.4, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1.89 eV। देख रहे हो कि एनर्जी गैप 10.2 से 1.89 हो गया, यानी फर्स्ट और सेकंड सेल का जो गैप है वो सेकंड और थर्ड में 5 गुना से भी ज़्यादा कम हो जाता है। एनर्जी तो बढ़ रही है लेकिन गैप लगभग 5 गुना से भी कम हो गया। गैप डिक्रीजेस मोर देन 5 टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 5 गुना से ज़्यादा गैप घट रहा है। फिर अगर मैं इसी तरह से n इज इक्वल टू फोर्थ सेल में ले जाऊँ आपको, तो आप बोलोगे E4 की वैल्यू -13.6 अपॉन 16 होगी। जब इसको आप पढ़ोगे तो ये लगभग -0.85 eV आएगा। सो अभी क्या गैप निकालोगे आप, तो डेल्टा E इज इक्वल टू E4 माइनस E3 हो जाएगा, और E4 माइनस E3 सॉल्व करोगे तो -85 माइनस 1.51। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग 0.66 वैल्यू आएगी। अब इससे क्या क्लियर हो रहा है आपको, देखो आप, यानी अब गैप जो 5 गुना गैप कम हो गया था, अब वो लगभग 3 गुना कम हो रहा है। यानी गैप लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा और कम, यानी एज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस टोटल एनर्जी इंक्रीजेस in the different cell of electron, but the energy gap between the two cells decreases continuously as we move away from the nucleus। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि इनफाइनाइट सेल है जो कि हाइपोथेटिकल है, तो इनफाइनाइट सेल पे E इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि एनर्जी की वैल्यू अलग अलग सेल में, कोशिश करिए कम से कम 4 सेल की वैल्यू याद रहे, उनके गैप रटे रहे। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखोगे कॉम्पिटिशन्स में स्पेशली, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि विच वन इज द करेक्ट एनर्जी गैप बिटवीन द टू सेल्स। तो अब
आप ये तो जानते हो कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 के अलावा कुछ नहीं होंगी, इससे ऊपर होल नंबर होंगे, फ्रैक्शनल तो होगा नहीं। तो ये भी समझते हो कि एनर्जी की वैल्यू 13.6 होगी, नहीं तो 3.4 माइनस 3.4 होगी, या माइनस 1.51 होगी, या माइनस 8.85 होगी, या फिर इसके आगे। लेकिन अगर कोई बोले कि एनर्जी गैप, जो एनर्जी की वैल्यू आई है वो माइनस 12.4 आई है, ये इम्पॉसिबल है। तो एनर्जी की वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड आएंगी। इसी तरह गैप अगर फर्स्ट और सेकंड का गैप अपन देख रहे हैं तो भाई 10.2 है, तो वो 10.2 ही रहेगा, है ना, ये कभी बदलेगा नहीं। तो जो गैप है उनकी वैल्यू फिक्स्ड है, जो एनर्जी है उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, कुछ भी नहीं बदल रहा है। तो आपको कोशिश ये करना है कि 2-4 बार आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको सब फार्मूले तो याद होंगे ही होंगे, वैल्यूज याद हो जाएंगी। इनको बहुत लाइटली नहीं लेना है कि यार मैं जब आएगा तो सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, स्कूल में आपको टाइम मिलता है, आप कर सकते हो, याद नहीं है तो कोशिश कर सकते हो। कॉम्पिटिशन्स में अगर इनको आप सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम बर्बाद हो रहा है, और अगर अपन को याद है तो फास्ट कुछ कैलकुलेशन करोगे आप। अगर यही क्वेश्चन जूल में आ गया तो क्या करोगे आप, मतलब जो वैल्यूज आई हैं, तो मैं यहाँ पर क्या है मैं बोलूँगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁹ जूल। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपने आप आंसर जूल में आ जाएगा। तो कोशिश करिए आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आदत डालिए और फिर जूल में उसका कन्वर्जन करिए। लेकिन जो स्कूल में 11th का टिपिकल एग्जाम देंगे बच्चे, वो हमेशा आदत डालो कि हम क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे स्कूल में कॉपी में तो वो जूल में ही करेंगे, और उसका फार्मूला 2.178 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम को ही लगा के वैल्यू को सॉल्व करके टीचर को दिखाएंगे। तो स्वाभाविक बात है, अगर एनर्जी गैप अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ला रहे हैं, अगर कोई बच्चा जूल में लाएगा तो जूल में लाएगा तो यही चीज फार्मूला लाएगा, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू -2.178 10⁻⁻18 इंटू 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। इस तरह से फार्मूला लगा देगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड सेल और फर्स्ट सेल का डिफरेंस करके अपन वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आप आंसर आ जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि जैसे किस यूनिट में आ रहा है उस आधार पर आप उसका कन्वर्जन फैक्टर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को ये वैल्यू याद होनी चाहिए कुछ भी करके, कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल बढ़ती जाती है या वो लेस नेगेटिव होती जाती है, बट द एनर्जी गैप बिटवीन द टू सेल्स डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। अब अगर आपको ये मालूम है, ये वैल्यूज आपको क्लियर है, तो आप जानते हो कि सिंस E इज इक्वल टू hc/λ यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो इस कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आए कि अगर मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है तो अंडरस्टूड है वेवलेंथ लगातार घट रहा है। तो लगातार वेवलेंथ घट रहा है, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सेल बढ़ाएंगे या न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वेवलेंथ की वैल्यू लगातार घटेगी। फिर मैंने क्या कहा, एनर्जी गैप घटेगा तो आप बोलोगे वेवलेंथ का गैप बढ़ेगा। क्लियर? तो बस अब क्लियर रखना है कि आप बोल रहे हो कि एनर्जी बढ़ती जाती है नंबर ऑफ सेल बढ़ाने से, तो बोलो वेवलेंथ घटता जाता है। एनर्जी का गैप घटता जाता है इसलिए वेवलेंथ का गैप बढ़ता जाएगा, ये कंसेप्ट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे हैं, और वो क्वेश्चन आपको करने होंगे। डायग्रामेटिक क्वेश्चन कई दिए हुए हैं कि अलग अलग लाइन खींच दिया, बोला कि ए से बी में गया, बी से सी में गया, या ए से डी में गया, इस तरह के, और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि भाई किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट लगाएगा बच्चा कि जिसकी एनर्जी कम उसका वेवलेंथ ज़्यादा। ये कंसेप्ट को आप कुछ भी करके फॉलो करो और इसको अप्लाई करो। अब यही क्वेश्चन अगर अपन कहें कि सिंपल वे में इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह जूल में करने को आ गया, और क्वेश्चन बोला है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बोलूँ कि इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड सेल, then calculate the energy gap between the two cells as well as calculate the wavelength of the radiation or wavelength of the radiation emitted.
तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड सेल में गया तो उसमें कितनी एनर्जी गैप आएगी, और एनर्जी गैप आपको जूल में लाना है, जूल पर एटम में, और फिर उसके बाद उसका वेवलेंथ का वैल्यू कितनी आएगी, और ये वेवलेंथ की वैल्यू आपको एंगस्ट्रॉम में लाना है। आप पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, क्या कि इफ इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड सेल देन कैलकुलेट द एनर्जी गैप between the cells in joule per atom unit and the wavelength in angstrom unit. Take your time, solve करने की कोशिश करें। तो क्लियर है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड सेल में अगर जा रहा है तो आप बोलोगे कि डेल्टा E इज इक्वल टू हायर यानी E3 माइनस लोअर E1। अब हम फार्मूला यूज कर रहे हैं एनर्जी का -2.178 10 टू पावर -18, तो E3 सॉल्व कर रहे हैं। तो एक या आप एक हाइपोथेटिकल फार्मूला बनाते हैं कि ये E1 का फार्मूला है, या कोई भी आप कंडीशन ले लो कि चलो ये E हायर वैल्यू है, ठीक है, तो इनटू हाइड्रोजन है तो Z1 रहेगा अपॉन ये कितना हो जाएगा हायर वैल्यू, यहाँ पे E3 है तो चलो E3 सॉल्व कर लेते हैं 3 का स्क्वायर। इसी तरह से E1 की वैल्यू -2.178 10 टू पावर -18 अपॉन 1 स्क्वायर, पूरा डेल्टा E निकालो तो E2 माइनस E1, तो स्वाभाविक बात है आप 2.178 जो है वो -2.178 इंटू 10 टू पावर -18 कॉमन ले लो। ऐसा करने के बाद स्वाभाविक बात है आपने हायर माइनस लोअर किया है, तो अब वैल्यू क्या बचेगी आप देखो, तो स्वाभाविक बात है जब सॉल्व करने पे हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगा क्या N1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस N2 स्क्वायर, है ना। तो आप कर क्या रहे हो, याद है आप कर ये रहे हो कि डेल्टा E इज इक्वल टू E3 माइनस E1 कर रहे हो, और E3 की वैल्यू -2.178 10 टू पावर -18 इंटू 1 अपॉन 3 स्क्वायर है माइनस 2.178 इंटू 10 टू पावर -18 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर। ये चीज़ आप सॉल्व कर रहे हो, तो अब स्वाभाविक बात है वो माइनस माइनस ये प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर, वैल्यू रख दोगे, सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो 9 आएगा, एलसीएम को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना 9, तो स्वाभाविक बात है इसमें सीधा कैलकुलेशन करने पे आपको वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो आप सीधा बोलोगे -2.178 इंटू एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 8/9। यार एक बहुत इजी वे है, आप कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यूज को, ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आएगा, और बहुत इजी तरीके से आप वैल्यू रखोगे और सॉल्व कर लोगे। ये आ जाएगा जूल में 10 टू पावर -18, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आप सीधे बोलोगे डेल्टा E इज इक्वल टू E3 माइनस E1 और -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 13.6 अपॉन 1, सॉल्व करोगे तो ये जाएगा -13.6 अपॉन 9, तो ये है ना, और ये 1/9 -1/1, सॉल्व करने के वही जब वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए तो आप इसको कायम बदल लोगे जूल में। कैसे, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे किस चीज़ का, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बहुत ईजी वे में आंसर आएगा। तो ये एनर्जी के फार्मूले आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट एक कैलकुलेशन करते हैं अपन, और वो है कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी सेल में रिवॉल्व कर रहा है तो आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन एटम में बोर्स के अकॉर्डिंग उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा। तो आप ध्यान दो कि मैंने कल आपको बोला कि अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है इलेक्ट्रॉन की इन एनी सेल, तो आप बोलोगे मेरे पास इक्वेशन है mvr इज इक्वल टू nh/2π। क्या आपको मैंने ये भी बताया है कि वेलोसिटी या कोई भी फार्मूला आप एटम के लिए निकाल रहे हो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, तो फार्मूले में जब तक 2 डिजिट नहीं आएंगे, 2 वेरिएबल या कांस्टेंट नहीं आएंगे, वो क्या है, एक z एटॉमिक नंबर और एक n नंबर ऑफ सेल,
अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो फार्मूला इम्परफेक्ट। तो आपको ये दो चीज़ें पुट करनी होगी। तो मैं चलो इसमें से वेलोसिटी अगर निकालूँ तो आप बोलोगे NH अपॉन 2πmr। बोले इस फार्मूले में मुझे n तो मिल गया, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, लेकिन इसमें अभी जेड नहीं है। तो अब जेड नहीं है तो मैं अब जेड कहाँ से लाऊं? तो मैं बोलूँगा कि सिंस हम पढ़ चुके हैं कि r इज इक्वल टू रेडियस का फार्मूला n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर m k जेड स्क्वायर, ये फार्मूला रेडियस का है। इस रेडियस के फार्मूले को इस फार्मूले में पुट कर दो। ऐसा करने पे आपको मिलेगा v इज इक्वल टू NH अपॉन 2πm, r की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर होल अपॉन है तो 4 स्क्वायर m k जेड स्क्वायर। सबका कैंसिलेशन करो, ये NH से ये एक NH कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 बचेगा, ये बचेगा 2 ये m से m कैंसिल हो जाएगा, k जेड स्क्वायर अपॉन NH। ये फार्मूला है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जबकि वो किसी सेल में घूम रहा हो। When an electron revolves in any cell, then the velocity of electron is expressed by the formula 2 k z square upon nh, where आप जानते हो कि अपने पास कांस्टेंट है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू अपन ने 9 × 10⁹ ले रखी है। z एटॉमिक नंबर है जो कि डिपेंड ऑन क्वेश्चन है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, n नंबर ऑफ सेल है जो अभी पता नहीं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, h प्लैंक कांस्टेंट है। सबकी वैल्यू आप पुट कर दो, तो जब सबकी वैल्यू आप रख दोगे 2 3.14 इंटू k 9 × 10⁹ z पता नहीं है, e 1.6 10⁻⁻19 होल स्क्वायर होल अपॉन n पता नहीं है, h 6.625 10⁻⁻34। सबकी वैल्यू को रख के मल्टीप्लाई करोगे तो 2.16 10⁻6 इंटू z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का इक्वेशन आपको मिलेगा इन अ सेल। जब इलेक्ट्रॉन किसी एक सेल में रिवॉल्व कर रहा है, लगातार घूम रहा है, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी का इक्वेशन होता है 2.16, कुछ बुक्स में 2.18 भी लिखा हुआ है, 2.16 इंटू 10⁶ इंटू z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। पहले तो आप इस फार्मूले को दिमाग में रख लो, फिर इस फार्मूले को अगर आप समझते हो तो इसमें जनरल दिमाग वाले क्वेश्चन है जो कि अगर सोचे जाए तो स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि दो एटम, एक का एटॉमिक नंबर 10 है और एक का एटॉमिक नंबर 20 है, एक में 10 एटॉमिक नंबर है, एक का 20 एटॉमिक नंबर है, बताओ किस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज भागेगा? तो एक इसमें एक पहला कंसेप्ट, एक स्टूडेंट तो कुछ भी लॉजिक एक लगाएगा, एक दूसरा एक स्टूडेंट आएगा लॉजिक लगाएगा कि यार एक एटम जिसमें 10 एटॉमिक नंबर है यानी 10 प्रोटॉन है और 20 एटॉमिक नंबर है यानी 20 प्रोटॉन है, तो 10 वाला जो है वो कम खींचेगा, 20 वाला जो है वो बहुत तेज खींचेगा, बहुत ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि 20 प्रोटॉन है उसके पास, यानी 20 प्रोटॉन वाले में इलेक्ट्रॉन तेज नहीं भाग सकता क्योंकि वो खींच ले रहा है, और जबकि 10 वाले में इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा क्योंकि वो कम खींच रहा है। ये सोचना बिल्कुल गलत है। पहला तो आप मैथमेटिकली भी देख रहे हो कि V प्रोपोर्शनल टू Z आएगा, यानी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। दूसरा आपको ये भी लॉजिक लगाना होगा कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में होता है, यानी एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ उतना अट्रैक्ट होता है, और जितना ज़्यादा अट्रैक्ट होता है वो उतना ज़्यादा सर्कुलर मोशन करता है, उतना तेज सर्कुलर मोशन करता है। ये आपको समझना होगा। क्लियर? यानी जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उसके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी क्लोजर द न्यूक्लियस। दूसरा देखिए आप, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, यानी नंबर ऑफ सेल बढ़ाने से वेलोसिटी घट रही है। अब इसमें भी वही नॉर्मल, अगर बढ़ानी है तो कोई बोले फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा कि फिफ्थ सेल का इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा,
तो नॉर्मल आदमी तो यही बोलेगा यार कि फिफ्थ सेल में तो अट्रैक्शन कम होगा, तो भागेगा जब शब्द आता है तो ऑर्डिनरी स्टूडेंट भागने का मतलब रनिंग सोचता है, भाग गया, कोई खींच रहा नहीं रहा है, भाग गया। यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है कि इलेक्ट्रॉन भागेगा, मूव करेगा, तो का अर्थ है रिवॉल्व। इलेक्ट्रॉन का भागना ये है, ये नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उतना तेज घूमेगा अराउंड द न्यूक्लियस, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ाऊंगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन घटती जाएगी, और जितना न्यूक्लियस के आप क्लोजर इलेक्ट्रॉन को रखेंगे उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये कंसेप्ट्स आपको लॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर? तो जब आप ये छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से फिल्टर करके समझते हैं और पढ़ते हैं तो आपको क्या है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत ईजी हो जाती है। और फिर उसके बाद जो रीजनिंग, लॉजिक, एक्सप्लेनेशन पावर, ये सब कुछ बहुत सॉलिड हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, आप बोल सकने की पावर डेवलप कर पाते हो। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल आपको मालूम हो गई कि भाई फार्मूला 2.16 into 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड है। अब इस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, कई बुक्स में स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कराया है और कई बार ये क्वेश्चन आया है जो कि बहुत सारे बच्चों को रटा रहता है। आपको भी याद होना चाहिए कि अगर मैं कहूँ कि स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करो तो इन हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2.16 10⁶ इंटू जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 है और एन की वैल्यू भी मैंने 1 एज्यूम कर ली है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ सेल 1 एज्यूम कर रहा हूँ। क्यों? आप जानते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी है, स्पीड ऑफ लाइट तो बच्चा जानता है। दोनों को कंपेयर करें, वी हाइड्रोजन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट 2.16 10⁶ अपॉन 3 into 10⁸। मेरी सलाह ये है कि इसमें आप कोशिश ये मत करिए कि सॉल्व करें, आप रट डालिए क्या 1/137 यानी VH = C/137, ये वैल्यू रटे रखिए। इसमें ज़्यादा आप कैलकुलेशन पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि वैल्यू फिक्स्ड है। जब फिक्स्ड वैल्यू है तो आपको एज इट इज़ वैल्यू याद होनी चाहिए। यानी अगर कोई आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है तो आप बोलोगे 2.16 10⁶ मीटर पर सेकेंड है, जो 1/137 टाइम्स है स्पीड ऑफ लाइट की, या स्पीड ऑफ लाइट से 1/137 टाइम्स है, या स्पीड ऑफ लाइट से 137 टाइम्स कम। क्लियर? तो ये डेटा आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। रेडियस का फार्मूला क्या है, रेडियस की वैल्यू क्या है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनके इक्वेशन क्या है जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने प्रूव कराया है। फिर उनकी अलग अलग यूनिट में अलग अलग फार्मूले क्या आते हैं वो आपको रट्टा होना चाहिए। रटना का मतलब ये नहीं है कि तोता जैसे आप सुबह 6 बजे उठ के 5 बजे उठ के रट्टा मारेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यूज़ जितना आप करोगे, जितने बार आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपसे बनेगा। यूज़ करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पढ़ने बैठते हैं, जो सामने आपकी दीवार है, उस दीवार को आप टीच करिए, उस दीवार को सुनाइए, उसको पढ़ाइए, उसको समझाइए, तो आप अपने आप परफेक्ट हो जाओगे और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी चीज़, आप में बोलने की क्षमता आ जाएगी। जब आप बोल पाओगे तो फिर आप कुछ भी कर पाओगे। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे को मालूम हो गया कि ये फार्मूला हम लगाते हैं। अब यहाँ पर कई बार टाइम पीरियड से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक्स में कि इलेक्ट्रॉन अगर nth सेल में घूम रहा है तो उसकी टाइम पीरियड और रेडियस में कोई कोरिलेशन बनेगा क्या। तो यहाँ पर टाइम पीरियड और रेडियस का एक कोरिलेशन पढ़ना है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जब आप फिजिक्स पढ़ोगे और फिजिक्स में ग्रेविटेशन आपका चैप्टर आएगा, तो वहाँ पर आप प्लैनेटरी मॉडल, इन सबको स्टडी करोगे। तो यहाँ भी आपने रदरफोर्ड में प्लैनेटरी मॉडल का डिस्कस किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के टाइम पीरियड और रेडियस का कोरिलेशन निकालने के लिए हमको केपलर्स लॉ का यूज़ करना पड़ता है। जो केपलर लॉ वहाँ एप्लीकेबल है
ग्रेविटेशन में, वही केपलर लॉ हम यहाँ केमिस्ट्री में भी लगाते हैं। और अकॉर्डिंग टू केपलर कि आपको ये कंसेप्ट जरूर याद रखना होगा कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। ये फार्मूला बहुत एप्लीकेबल है, बहुत ज़्यादा यूज होगा, आपको इसको याद रखना होगा कि किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन nth सेल में मूव कर रहा होगा तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के टाइम पीरियड का स्क्वायर उसके रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है कि एक नॉर्मल टाइम पीरियड बराबर बोले यार पूरा सरकमफेरेंस घूमेगा 2 पाई आर, v वेलोसिटी से घूमेगा v, और फिर आप बोलो यार अच्छा t प्रोपोर्शनल टू r। यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं करनी है आपको। क्लियर? जैसे कई बार क्वेश्चन आया कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ द रेडियस रेशियो in any atom is 1:4, then calculate the ratio of the time period of revolution of electron। अगर किसी एटम में रेडियस का रेशियो 1:4 है तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने पे या घूमने पे उसके टाइम पीरियड का रेशियो क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप बोलोगे कि दो कंडीशन है, तो T1/T2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब। आप सॉल्व करोगे बोलोगे T1/T2 इज इक्वल टू 1/4 का होल क्यूब होल अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 1/64 हो जाएगा 4 का क्यूब, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/8 यानी बोलोगे 1:8, यानी टाइम पीरियड का रेशियो 1:8 आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। आपको कोशिश करनी है कि आप उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा चीज़ों को सीखो। क्लियर? अब जब रदरफोर्ड के बाद हमने बोअर के कंसेप्ट को सीखा तो बोअर के कंसेप्ट में कुछ कमियां हैं। बोले क्या कमियां हैं भाई? तो बोले यार देखो आपने कल से लास्ट वीडियो से अभी तक में जो भी आपने फार्मूले लगाए हर जगह आप एज्यूम कर रहे हो हाइड्रोजन एटम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बोअर के जितने भी कंसेप्ट, तो इनके अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो बोअर के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब के सब केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल हैं। केवल और केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। बोले कैसे? बोले यार कि जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें बोअर्स की कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर हमको फर्स्ट सेल के हिसाब से n इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 लेके चलना होगा। लेकिन अगर मैं हीलियम प्लस कर देता हूँ तो इसमें बोअर थ्योरी एप्लीकेबल है। लिथियम लेता हूँ तो बोले यार 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन लिथियम 2 प्लस कर देता हूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें ये थ्योरी एप्लीकेबल है। सिमिलरली बेरिलियम के लिए भी होगा। यार ये बहुत सरल सी बात है कि आपको ये बोलना है कि बोअर्स कंसेप्ट आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? तो अब एक स्पेक्ट्रम है जिसको अभी आप पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी लॉजिक वही है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए ही थ्योरी एक्सप्लेन की जाती है। और वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी हम बोअर्स थ्योरी से ही पढ़ते हैं। यानी हम बोअर्स थ्योरी के कंसेप्ट से मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के ही स्पेक्ट्रम को समझा सकते हैं। पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के स्पेक्ट्रम को बोअर की थ्योरी से नहीं समझाया जा सकता, इम्पॉसिबल। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अगली बात कि भाई बोअर्स थ्योरी से हम जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें अभी आगे सीखेंगे कुछ और भी इफेक्ट्स होते हैं, लाइक जीमान इफेक्ट होता है, इसमें स्टार्क इफेक्ट होता है। ये सब क्या है ये सीखना है। ये इफेक्ट के बारे में तो बोअर कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब बोअर की में ये कमियां थी। कमियां का मतलब कुछ उस तरह की नेगेटिविटी नहीं है, स्वाभाविक है। बोअर ने समझाया, उसके बाद भी साइंस आगे बढ़ती गई, डेवलप होती गई, और नए डिकेड्स में नए साइंटिस्ट आए, नई बातें बताई। जब नई बातें बताई तो पुराना बंदा ने वो बातें नहीं बताई, तो उसका ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे ड्रॉबैक का मतलब
नेगेटिविटी नहीं है। ड्रॉबैक का मतलब फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में बोअर ने प्रॉपर बातें नहीं बताई थी। क्लियर? तो जीमान इफेक्ट नहीं समझाया, स्टार्क इफेक्ट नहीं समझाया, इसके अलावा और बहुत बड़ी बड़ी बातें थी जो डी ब्रोगलीज ड्यूअल नेचर थ्योरी है उसके बारे में कुछ नहीं बताया। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे है, इसके बारे में भी कुछ आता पता नहीं है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है। कुल मिला के ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मिड पोर्शन है। इसके बाद जो भी आने वाला है उसको बोअर समझाए नहीं, तो यही सब बोअर के ड्रॉबैक होंगे। क्लियर है? अब अगर आपको बोअर के बेसिक्स मालूम हो गए तो अब आप इसमें अलग अलग तरीके से इसके स्टडी कर सकते हो। तो मेरा कहना यही है कि थोड़ा डीप में पढ़ो और उसको ब्रॉड वे में एप्लीकेशन करो, तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो अब इसमें बोअर्स थ्योरी में जरूरी ये होता है कि हम एक स्पेक्ट्रम है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसको परफेक्टली जान पाएँ और सीख पाएँ कि आखिर ये स्पेक्ट्रम कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, क्या फार्मूले लगते हैं और क्या लॉजिक डेवलप होती है, तो उसके बारे में सीखना है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बहुत सीरियसली देखना होगा आपको। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो बेसिक है वो क्या है वो ध्यान देना। तो हुआ क्या कि बोअर्स कंसेप्ट तो थे ही, उसी समय एक साइंटिस्ट थे बामर, इनका ये एक ऑब्जर्वेशन था कि जब हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में भरा जाए, इंक्लूज किया जाए और उसमें हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाए 10,000 वोल्ट, तो होल ऑफ द ट्यूब लगभग पिंक कलर की चमकने लगती है, पिंक कलर से ग्लो होती है। फिर जब इस पिंक लाइट को एनालाइज किया गया स्पेक्ट्रोग्राफ से या स्पेक्ट्रोमीटर से, तो इनको ये दिखा कि यार बहुत सारी लाइंस ऑब्जर्व हो रही है और ये जो लाइंस हैं वो बंडल्स में यानी ग्रुप में, कि खूब सारी लाइन आई, यहाँ पे रुक गई, कुछ यहाँ रुक गई, कुछ यहाँ रुक गई, कुछ यहाँ रुक गई। तो इनने कहा कि ये बहुत सारी लाइंस का ग्रुप मिल रहा है और ये जो ग्रुप है इसको कलेक्टिवली कहते हैं सीरीज। तो ऐसी बहुत सारी सीरीजेस एक स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रोग्राफ से ऑब्जर्व हुई और वही सीरीज कहलाती हैं क्या, अलग अलग नाम से दी गई हैं और उन्हीं का अरेंजमेंट कहलाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ध्यान देना होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन हायर सेल में है कहीं तो लोअर में आएगा, अगर 6 नंबर सेल पे चला गया है तो 5 पे आएगा, 4 पे आएगा, 3 पे आएगा, 2 पे आएगा, 1 पे आएगा, अल्टीमेटली 1 पे आएगा। कहीं से भी आएगा तो अलग अलग सेल में आएगा। स्वाभाविक बात है, इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड इमिशन कर रहा है, नीचे आ रहा है, लोअर सेल में आ रहा है एनर्जी इमिट करके, तो वो जो एनर्जी इमिटेड फॉर्म है उसी का रेडिएशन स्पेक्ट्रम स्टडी किया गया। तो इसमें बहुत सारी लाइन्स ऑब्जर्व हुई जिनके नाम दिए गए। 6 सीरीज ऑब्जर्वेशन में आई, जिसमें से 5 सीरीज को हम लोग बोर्ड सिलेबस में पढ़ते हैं, कंपटीशन में भी, लेकिन जनरल नॉलेज के हिसाब से अगर बात करें तो 6 सीरीजेज आपको ऑब्जर्व हुई, जिनका नाम है लाइमन पहली सीरीज, दूसरी बामर, तीसरी पास्चन, चौथी ब्रैकेट, 5वीं पीफंड और 6वीं हम्फ्री सीरीज। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री सीरीज। अब आप बोलोगे कि यार कैसे हुई, तो इसको आप समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर सेल से फर्स्ट सेल में आएगा तो पहली सीरीज मिलेगी जिसको लाइमन सीरीज कहेंगे। अगर कहीं भी हायर से, लोअर से ऊपर, हायर नहीं आना, हायर से लोअर आना, किसी भी हायर से सेकंड में आएगा तो बामर मिलेगी, किसी भी हायर से थर्ड में आएगा तो पास्चन मिलेगी, किसी भी हायर से फोर्थ में आएगा तो ब्रैकेट मिलेगी, फिफ्थ में आएगा तो पीफंड सीरीज मिलेगी और अगर कहीं सिक्स्थ में आएगा तो हम्फ्री सीरीज मिलेगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन 2 नंबर से 1 नंबर में आ रहा है, हो सकती है प्रोबेबिलिटी, 3 नंबर से 1 नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर से 1 नंबर पे आ रहा है तो तीसरी लाइन मिली, 5 नंबर से 1 नंबर पे आ रहा है तो फोर्थ लाइन मिली,
6 से 1 में आ रहा है, एक 5th लाइन मिली, 7 से 1 पे आ रहा है, 6th लाइन मिली, 8 से 1 पे आ रहा है, 7th लाइन मिली, और अगर कहीं इनफाइनाइट से 1 पे आ रहा है तो ये लास्ट लाइन मिली। इस पहली सीरीज को नाम दिया लाइमन सीरीज, यानी अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आ रहा है तो वो लाइमन सीरीज है। क्लियर? अब लाइमन सीरीज की पहली लाइन कब मिलेगी? तो आप बोलोगे जब 2 से 1 में आए। दूसरी कब मिलेगी? 3 से 1 में आए। फोर्थ कब मिलेगी? बोले यार फोर्थ लाइन तब मिलेगी जब 5 से 1 में आए। 7th लाइन कब मिलेगी? जब बोले 8 से 1 में आए। बस ये दिमाग लगाना, इससे न्यूमेरिकल आगे बन पाएंगे। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी हायर सेल से 2 नंबर पे आए, थोड़ा गैप देके, बोले हायर सेल से 2 नंबर पे आ रहा है, तो ऐसे लाइंस बनती चली जाएंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, 5th लाइन और लास्ट लाइन। ऐसी खूब सारी लाइंस का जो ग्रुप मिल गया है, इस ग्रुप को कहते हैं दूसरी सीरीज, जिसका नाम है बामर सीरीज। सिमिलरली थर्ड में अगर कहीं से भी आ रहा है हायर सेल से, तो हमको एक और सीरीज मिलेगी, और ऐसे में जो सीरीज ऑब्जर्वेशन हुआ इसको कहते हैं पास्चन सीरीज, लाइमन बामर पास्चन। कहीं से भी 4 नंबर पे आएगा तो 4 नंबर पे आने पे हमको एक और सीरीज मिलेगी, और इस सीरीज को हम कहेंगे ब्रैकेट सीरीज। कहीं से भी 5 नंबर पे आ रहा है तो इसको हम एक और नाम देंगे, बोलेंगे ये है पीफंड सीरीज। यहीं तक आपको यूज होना है। फिर भी अगर कोई बोले कि अगर 6 नंबर पे आ रहा है तो एक और सीरीज मिलेगी जिसको कहेंगे हम्फ्री सीरीज। तो इस प्रकार से हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग सीरीजेस का ऑब्जर्वेशन होता है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री। आपको ये चित्र दिमाग में बैठाना है कि कहीं से भी 1 नंबर पे आए तो लाइमन, 2 पे आए तो बामर, 3 पे आए तो पास्चन, 4 पे आए, ऐसा। अब कोई आपसे बोल दे बामर की थर्ड लाइन कहाँ से कहाँ होगा, तो आप बोलोगे बामर में 2 नंबर पे आएगा, थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन 3 से 2, सेकंड लाइन 4 से 2, थर्ड लाइन 5 से 2, यानी 5th सेल से 2nd सेल में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमको थर्ड लाइन का ऑब्जर्वेशन होगा। तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट ये चित्र का यही इम्पोर्टेंस है कि आपको ये दिमाग लग सके कि अगर कोई आपसे नंबर ऑफ लाइन बता रहा है तो आप उसको अंदाज़ा लगा पाओ कि यार ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। जब आप ये अंदाज़ा लगा पाते हो तो फिर आप इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशन कर पाते हो। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको ये बेसिक ज्ञान पहले होना चाहिए। दूसरा इसमें एक सामान्य ज्ञान वो ये है कि इन सभी सीरीज में से केवल बामर सीरीज ही है जो विजिबल जोन में है, यानी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन लाइमन, बोले लाइमन तो विजिबल के पहले, विजिबल के पहले कौन होता है, सॉरी यूवी, तो अल्ट्रावायलेट जोन पे कौन है, बोले वो लाइमन सीरीज है। एंड रेस्ट ऑफ सीरीज जो होती हैं वो IR जोन में होती हैं, यानी इंफ्रारेड जोन में होती हैं। एक सामान्य ज्ञान है जो आपको ध्यान रखना है कि केवल बामर सीरीज विजिबल जोन में है और रेस्ट ऑफ सीरीज बामर के बाद इंफ्रारेड में है और लाइमन जो है वो अल्ट्रावायलेट जोन में है। क्लियर? तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखते हो तो इससे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। उस न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको अलग अलग इक्वेशन चाहिए। रिडबर्ग इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, वो आपको सीखना है। और फिर इसके बाद अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के थर्ड सेक्शन पे आएंगे और थर्ड सेक्शन पे आपको बहुत बड़ी बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट बातें सीखने को मिलेंगी कि ये किस तरह से इसको पढ़ा जाता है, किस तरह से सीखा जाता है और इसका क्या अरेंजमेंट फॉर्म होता है, जिसमें आप पढ़ोगे डी ब्रोगलीज का कंसेप्ट, आप पढ़ोगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, साथ ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में और बहुत कुछ जो कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं, किस तरह से उनका इलस्ट्रेशन होता है, किस तरह से उनको पढ़ा जाता है, ये सब सीखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप ये चीज़ों को देख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।